हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप सब। मज़ा आ रहा फेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में? अगर मज़ा आ रहा तब तो समझ लो ठीक है, और मज़ा नहीं आ रहा तो ज़िंदगी में कभी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अगर ज़िंदगी में मज़ा लेना है तो आज अपने सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए आप, तो फिर लाइफ में कभी मज़ा नहीं आएगा। तो अगर ज़िंदगी में मज़ा लेना है तो अपने सब्जेक्ट में, यानी आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकते हैं, उनमें मज़ा ढूंढिए। ठीक। लगे रहो लगन से लगातार। ठीक। मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट विद डेडिकेशन जरूरी है। अगर इसमें से एक भी चीज़ की कमी है तो सफलता आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। ठीक है। कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, लगातार एफर्ट करना चाहिए और फिर डेडिकेशन चाहिए, तभी जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। खैर, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। A carbon resistor of 47 plus minus 4.7 kilo ohm is to be marked with rings of different color for its identification. The color code sequence will be. ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है, और कार्बन रेजिस्टेंस में का ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 47 × 10⁻³ प्लस माइनस 4.7। तो इसकी कलर कोड बताना है कि इसके कलर कोड क्या होंगे। कार्बन रेजिस्टेंस में चार लाइन होती हैं जनरली। पहली लाइन ए बी सी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी इंटू 10⁻⁶ और प्लस माइनस B%। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक। तो इससे हम कलर कोड निकाल लेते कि इसमें कलर कोड कौन सा है, और अगर कलर कोड दिया है तो उससे हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू दी है, हमें कलर कोड निकालना है। तो कलर कोड निकालने के लिए हमें इसकी एक टेबल याद करनी पड़ती है। तो टेबल जनरली याद नहीं होती, उन्हें लिख लेना पड़ता है पहले, इसको सॉल्व करने के पहले। तो इसका एक निमोनिक है बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म होता है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। ठीक है। तो जो ए होता है, ए बी, ये भी जो होती है लाइन, इसमें इसको नंबर देते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सी जो होती है पावर, उसमें देते 10⁻�0, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹। और जो डी परसेंटेज होता है वो 5% होता है गोल्ड के लिए, 10% होता है सिल्वर के लिए, और 20% होता है नो कलर के लिए। तो यहाँ परसेंटेज कितना है, ये दिया था हमें 447 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम दिया हुआ था। ठीक है। तो इसमें हमने किलो ओम की जगह ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई किया, और प्लस माइनस 4.7 का मतलब क्या है, ये 47 का कितना परसेंट है, 47 का 4.7 10% है। तो यहाँ डी कितना आया, 10% आया, क्योंकि ये इसका 10% है। ठीक। 4.7 यानी 4.47 में 4.7 का डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। अब ए और बी, ए में
ए और बी मतलब क्या है, 4 और 7। तो 4 में कौन सा कलर आता है, येलो। 7 में कौन सा कलर आता है, वॉयलेट। ठीक। और 10 की पावर सी, सी कितना है, 10 की पावर 3। तो 3 में कौन सा कलर आता है, ऑरेंज। और प्लस 10% है, प्लस माइनस, तो इसमें कौन सा कलर आएगा, सिल्वर। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक। The color code of a resistance is given below. The values of resistance and tolerance respectively are. इसी से संबंधित नीट 2020 में अभी जो पिछली साल बच्चों ने एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। एक कार्बन रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसमें ए बी सी डी लाइनों के कलर दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू पूछिए पूछिए येलो कलर दिया, वॉयलेट दिया, ब्राउन दिया, गोल्ड दिया, चारों का। ठीक। तो येलो का कौन सा होता, 4। ठीक। वॉयलेट का कौन सा होता, 7 इंटू, ब्राउन का कौन सा होता, 1। तो 10 की पावर 1 यानी 1। ठीक। और प्लस माइनस क्या दिया है, गोल्ड। गोल्ड का परसेंटेज कितना होगा, 5%। तो ये आ जाएगा इसका 470 ओम। ठीक। 470 ओम प्लस माइनस 5%। A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R. The current drawn is I. Now the n resistance are connected in parallel to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of n is. एक क्वेश्चन है कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसमें आर रेजिस्टेंस सीरीज फॉर्म में जोड़े हैं, एन रेजिस्टेंस जोड़े हैं। हमने 300 करे लेकिन एक्चुअली एन है जी। ठीक है। तो उस समय करंट आई है, और अगर वही एन रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में जोड़ दें, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, तो उसकी आई उस समय 10 आई हो जाती, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक। तो हम इसका दोनों का वो निकालेंगे, क्या, टोटल आई निकालेंगे, वो आई और आई में रिलेशन निकालेंगे। तो यहां से आई निकली हमारी, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल एन आर प्लस आर। ठीक। क्योंकि आर तो ये अलग जुड़ेगा और ये एन आर जुड़ जाएगा जोड़ के, और यहां पर क्या हो जाएगा, 10 आई इज इक्वल टू आर अपॉन एन प्लस आर ई अपॉन। ठीक। यहां से ये हो जाएगा। अब दोनों में हम रिलेशन निकाल लें तो एन की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी हमारी। ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, और ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। हमने किया 1/2। ठीक। तो ये हुआ हमारा 10 आई अपॉन आई। ठीक। और यहां से हुआ ई आर एन प्लस आर अपॉन ई एन आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ई आर अपॉन एन प्लस आर इंटू एन आर प्लस आर अपॉन ई। ठीक। तो ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा एन आर प्लस आर, और यहाँ पे हमने
एलसीएम लिया एन, तो यहाँ भी हो जाएगा आर प्लस एन आर, और ये एलसीएम लेंगे हम एन। ठीक, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा ऊपर, एन एन आर प्लस एन आर, और नीचे भी आर प्लस एन आर, और ये 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10। ठीक है। A battery consists of variable number n of identical cells which are connected in series. The terminals of battery are short circuited and the current I is measured. Which of the following graph shown is the correct relation between I and n? अगर एन सेल्स की सीरीज को हम किसी बैटरी में रखते हैं, ठीक, तो करंट और एन में अगर रिलेशन चाहिए, ठीक, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट बैटरी की, अगर ये बैटरी है, बैटरी के इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक, तो मानो उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता था, आई इक्वल टू एन ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन आर। तो यहाँ जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई अपॉन आर। तो यहाँ पे एन का कोई रोल नहीं है, इसलिए सेल बढ़ाने या घटाने पे करंट नहीं बढ़ेगी, एन और करंट में रिलेशन ये होगा, यानी एन चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ करंट सेम रहेगी। तो ये ग्राफ आएगा। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं उसके इलेक्ट्रोड को, अगर उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं जुड़ा एक्सटर्नल वायर, तो एन का कोई रिलेशन नहीं होता, जो फॉर्मूले से एन से एन कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर आएगा सीधा सीधा। तो एन है ही नहीं इसमें, तो एन का कोई वो नहीं रहेगा, सीधी लाइन आएगी। ठीक, 6 similar bulbs are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by bulbs when all are glowing and in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing will be. दो ग्रुप्स हैं सेल के, बल्ब के, एक इसमें 3 ग्रुप सेल जुड़े, 3 बल्ब जुड़े हुए हैं, दूसरे में भी 3 बल्ब जुड़े हुए हैं। जब सब जल रहे हैं तो इसकी पावर P1 है, और जब इसमें से 2 जल रहे, एक हटा दिया और इसमें से 2 हटा दिए, केवल एक जल रहा, तो पावर P2 है। तो P1 और P2 में रिलेशन निकालना है। तो टोटल इनका अगर प्रत्येक का रेजिस्टेंस R है, ठीक, तो करंट कितनी होगी, पावर कितनी होगी, पहली बार में पावर होगी V स्क्वायर, यानी E स्क्वायर अपॉन आर कितनी होगी, R/3 और R/3 दोनों, फिर 3 पैरेलल में तो R/3, दूसरे 3 पैरेलल में तो R/3, दोनों आपस में जोड़ के सीरीज में तो 2R/3, ये हो जाएगा 2R/3, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर 3 अपॉन 2R। ये P1 आ गई। अब क्या किया हमने दूसरे केस में, क्या किया हमने दूसरे केस में, इसमें से ये वाला हटा दिया, ठीक, और इसमें से ये 2 हटा दिए, इसमें से 2 हटा दिए, ठीक। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 प्लस R, यानी 3R/2। तो P2 की वैल्यू आएगी E स्क्वायर अपॉन 3R/2, यानी 2E स्क्वायर अपॉन 3R। अब हमें निकालना है P1 और P2 की रेशियो। P1 अपॉन P2 हो जाएगा
3e² बाई 2r अपॉन 2e² अपॉन 3r इज इक्वल टू, सब कट आ जाएंगे, 3/2 इंटू ऊपर जाएगा 3/2, यानी ये आएगा 9/4। P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ रही, 9/4। क्लियर हुआ। पहले जब सब जल रहे थे तो हमने निकाल ली थी, फिर इसमें से एक बुझा दिया, उसमें से दो बुझा दिए, तब निकाल ली। In the circuits shown below, the readings of voltmeter and ammeter will be। ठीक, नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि I1 I2 और V1 V2 में क्या रिलेशन रहेगा। ऊपर वाले एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसमें 10 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलली एक वोल्टमीटर को जोड़ा हुआ है, और दूसरे में भी 10 ओम के उसमें एक वोल्टमीटर को जोड़ा हुआ है, लेकिन उसके सीरीज में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया गया है। ठीक, तो हम इसमें अपन को इसमें पूछी है कि ये I1 इसमें एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो इस केस में देखें हम वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम की रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता, करंट जो होगी हमारी 10/10 यानी 1 ओम होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक, और वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर की करंट अगर इसमें फ्लो कर रही तो 10 × 1 10 वोल्ट आएगी। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया, बहुत सिंपल चीज है। अब यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए इनमें क्या जोड़ दिया, 10 ओम का रेजिस्टेंस इस वोल्ट मीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। तो अब एक चीज यहाँ सोचने वाली है कि कभी वोल्ट मीटर से करंट फ्लो होती है क्या। वोल्ट मीटर से करंट कभी फ्लो नहीं होती, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिट होता है, और अगर यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगी तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, तो वो सही वो दोनों सिरों के बीच में सही वही नहीं नाप पाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए जहां भी वोल्ट मीटर जुड़ा होता है उसमें से खुद में से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, पूरी करंट जिस उसमें जुड़ा होता है, वो जिस सर्किट में जुड़ा होता है उसी से पूरी करंट जाती है। तो यानी इसमें इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इन्फिनिट था, उसके संग में चाहे तेरा रेजिस्टेंस जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट केवल इसमें से जा रही है। तो इसमें क्या है, करंट के लिए ये वाला, इसमें से जब करंट जा रही तो करंट की वैल्यू भी 1 ओम ही 1 एम्पियर ही रहेगी, 10/10 करके, और वोल्टमीटर की वैल्यू भी वही आएगी, क्योंकि 10 ओम के रेजिस्टेंस में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यही फॉर्मूला रहेगा 10 × 1, और करंट तो 1 निकली थी, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसके वोल्टमीटर के सीरीज में कितने भी अपन रेजिस्टेंस जोड़ दें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस इन्फिनिट होता है, उसमें से कोई करंट ही फ्लो नहीं होती है। अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें जो है शंट जोड़ देते हैं। शंट क्या होता है, शंट ये होता है कि बहुत जो है लो रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहां से क्या होता है, शंट में क्या होता, ये जी है, तो हमने क्या बताया कि जब गैल्वेनोमीटर को मीटर में चेंज करते तो शंट जोड़ते, जो कि स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ठीक,
और जब इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो इसके सीरीज फॉर्म में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिससे कि उसमें से करंट फ्लो ना करे और सही मेजरमेंट हो जिन दो पॉइंट के बीच में हम वोल्टेज डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसके चाहे इतना वोल्ट रेजिस्टेंस जोड़ दें इसके सीरीज में, ठीक है, ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस होता है उसमें। The meter bridge shown in is in balanced position with P by Q is equals to L1 by L2. If we now interchange the position of galvanometer and the cell, will the bridge work? If yes, what will be the balance condition? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये बैटरी जुड़ी हुई है, पी और क्यू रेजिस्टेंस वो है रेजिस्टेंस है, और ये एक वायर है, यानी ये क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। और ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ ऑब्टेन होता है हमारा, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू L1/L2 हो जाता है फॉर्मूले से। अगर हम इसको पलट दें, माने गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दें, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दें, मतलब क्या कर दें कि यहाँ पे हम ये वायर बना दें, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ जोड़ दें और यहाँ पे सेल लगा दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज रहेगी। कोई फर्क पड़ेगा? कोई चीज नहीं फर्क पड़ेगा, वही चीज रहेगी। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू L1/L2 ही आएगा, ठीक। Which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature for the copper? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में वेरिएशन का ग्राफ देखना है हमें। तो रो इज इक्वल टू होता रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी, ठीक। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर टेम्परेचर हमारा T इज इक्वल टू 0 है, तब भी रो की वैल्यू क्या होगी? रो 0 के बराबर होगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर को, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर रो भी बढ़ेगा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रो भी बढ़ेगा, ठीक, लेकिन अल्फा इसके संग में जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन रो इज इक्वल टू रो 0, T इज इक्वल टू 0 पे रहेगा। तो मतलब क्या है कि हम अगर ग्राफ निकालेंगे रो और T का, तो यहाँ पर T इज इक्वल टू 0 पर भी रो की वैल्यू रो नॉट के बराबर होगी, ठीक। और फिर जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये ऐसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक, क्योंकि ये अल्फा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। रो तो ऐसे बढ़ाएंगे तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। हम अगर वैल्यू पुट करके भी निकालना चाहें इसका तो निकल जाएगा हमारा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम 2 मान लें, ठीक है, और इसकी वैल्यू T को फिर 1 1 1 1 करके बढ़ाएं, तो ये हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा इसका, ठीक। The resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in ratio 3:2. If the length of resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. एक ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप में जो है 1.5 मीटर लंबा एक रेजिस्टेंस वायर जुड़ा हुआ है और राइट गैप में 10 ओम का नॉन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। जो जहाँ पे नल पॉइंट ऑब्टेन होता है वो पॉइंट इस मीटर ब्रिज की जो पूरा वायर है उसको 3:2 में डिवाइड करता है, ठीक। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन मान लिया R है, राइट गैप का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू N L1/L2।
तो आर की वैल्यू आई इज इक्वल टू 10:3/2 यानी 15 ओम। तो 15 ओम का ये रेजिस्टेंस आ गया और इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। ठीक, तो क्या है 15 ओम के वायर की लंबाई 1.5 मीटर है। तो हमसे ये पूछ रहा है 1 ओम की लंबाई कितनी होगी, तो 1.5/15 यानी 0.1 मीटर होगी। ठीक है, आ गया। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the minus 4 meter per second and an electric field of 3 into 10 to the minus 10 volt per meter has a mobility in meter square per volt per second of। एक क्वेश्चन आता मोबिलिटी पूछी जाती है उसमें। ठीक है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है E/Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे निकल आएगी। ठीक, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसकी मोबिलिटी निकल आएगी। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन आए तो इससे हो जाएगा ये वाला। Two solid conductors are made up of same material having same length and same resistance. One of them has circular cross section area A1 and another one has a square cross section area A2. The ratio A1/A2 is। दो वायर हैं, एक जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका स्क्वायर शेप्ड है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया राउंड है। तो उसका A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरे का A2 क्रॉस सेक्शन एरिया है। दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, यानी दोनों का जो है रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। तो जब ये होता R इज इक्वल टू ρL/A और R2 इज इक्वल टू ρL/A। ठीक, तो अब अगर सब कुछ सेम है तो A1 A2 भी सेम होगा। अब मान लो R1 R2 सेम है, L भी सेम है, रो भी सेम है, तो A1 भी A2 के बराबर होगा। तो A1 और A2 का रेशियो 1 आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर शेप बने रहे या राउंडेड बने रहे। हाँ भाई, तो हमने जो प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, जिससे हमारा काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे तो आशा की जाती है आप सबसे कि आप करने में सफल होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या कोई नई तरह का क्वेश्चन मिलता है जो अभी तक जिस तरह का क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस ना किया हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से का जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट होता है। इसमें हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, अब वो हमारा जो पार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर का, वो वाला का पार्ट होगा हमारा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, फैराडे लॉ आएगा उसमें क्या कहते हैं लेंज लॉ आएगा है, और उसमें हमारा क्या कहते हैं एसी सर्किट आएगा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। ठीक, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।